टेस्टिंग में सेम चैप्टर का, तो वहाँ से भी रिवाइज कर लिया कीजिएगा। अगर मान लो किसी का लगे ये टॉपिक छूट रहा है तो आप उस चीज़ को रिपीट करके वहाँ से देख लो। चलो यहाँ पे टॉपिक है यानी चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये चैप्टर 3 सेक्शन में बटा हुआ है, पहला जेंडर, दूसरा रिलीजन एंड तीसरा कास्ट। तो पहले तो ये तीनों वर्ड का मतलब ही समझना बनता है कि ये जेंडर क्या होता है, ये रिलीजन क्या होता है एंड ये कास्ट क्या होता है। एकदम छोटे छोटे शब्दों में इसका मतलब समझना है। जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है एंड कास्ट क्या है। तो पहले जेंडर देखते हैं। जेंडर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जेंडर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। तो इसको हम बोलते हैं टर्म डिनोट्स मेल एंड फीमेल। ऐसा टर्म जो मेल एंड फीमेल को डिनोट करे, जो बताए कि व्यक्ति जो है वो मेल है या फीमेल है, इसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा जेंडर के रूप में। रिलीजन का मतलब क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ ऑफ वंस ऑन गॉड, वंस ऑन फेथ भी कह सकते हो, गॉड भी कह सकते हो, वर्शिप भी कह सकते हो। व्यक्ति का अपने विश्वास को जब एक्सप्रेस करते हैं, ईश्वर को एक्सप्रेस करते हैं, अपने कल्चर को एक्सप्रेस करते हैं, पूजा करने के तरीके को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको रिलीजन बोलते हैं। एंड कास्ट क्या है? कास्ट तो हम कह सकते हैं ये सोशल डिवीजन होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशन के आधार पे सोसाइटी जो डिवाइडेड रहता है तो उस डिवाइडेड सेक्शन को यहाँ पे कास्ट कहा जाएगा। तो तीन अलग अलग चीजें हैं। जेंडर का मतलब हो गया बताना कि कोई व्यक्ति मेल है या फीमेल। कास्ट के रिलीजन का मतलब होता है हम जिससे मान रहे हैं, जिस नेचुरल पावर को मान रहे हैं उसको कैसे मानते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका रिलीजन। कास्ट को क्या बोला जा रहा है कि सोशल डिवीजन है, जाति जो सोशल डिवीजन है ऑक्यूपेशन के आधार पे, और जो डिवाइडेड सेक्शन है उस सेक्शन को यहाँ पे कास्ट कहा जा रहा है। तो आपका चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जिसमें जेंडर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, रिलीजन में ये पढ़ना है एंड कास्ट में ये पढ़ना है। तो अभी कोशिश करते देखते हैं कितना खींच लेते हैं इसको आज। पहले देखते हैं जेंडर का। जेंडर में 4 हेडिंग दिख रहा है। पहला है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा है फेमिनिस्ट मूवमेंट, तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियन वुमेन या डिस्क्रिमिनेशन विथ इंडियन वुमेन, एंड चौथा है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे टॉपिक्स में छोटे छोटे टॉपिक्स भी आते हैं जो आपके नोट्स में होंगे, तो उसको हम साथ में लेके चलेंगे। आपका बस काम है कि उस टॉपिक पे बने रहना और उसको समझने का प्रयास करना है। तो सपोज करो आपका पहला टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। पहला यहाँ पे हेडिंग जो शुरू हो रहा है वो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन ही जानना है। क्या होता है सेक्सुअल डिवीजन लेबर? इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, शॉर्ट में हम बोल रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन मेल एंड फीमेल, बिटवीन मेल एंड फीमेल। मतलब पुरुष और स्त्री के बीच काम का जो बंटवारा है, उसी बंटवारा को यहाँ नाम दिया गया है जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। पुरुष क्या करेगा, स्त्री क्या करेगी, ये जो जस्टिफाई करता है, जिस प्रोसेस से इसका वेरिफिकेशन होता है, उसी प्रोसेस का, उसी टर्म का नाम है जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। अब जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर का जब हम नेचर देखेंगे कि क्या होता है, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर में क्या करते हैं, मेल क्या करता है एंड ये फीमेल क्या करता है, तो सिंपल सा वर्क है। मेल क्या है, डू वर्क आउटसाइड होम, जितना भी बाहर के काम होंगे वो मेल करेगा, एंड डू वर्क इनसाइड होम, औरतें जो है वो घर के अंदर का काम करेगी। ये जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर यही कहता है, फीमेल डू इनसाइड द वर्क इनसाइड होम एंड मेल डू वर्क आउटसाइड फ्रॉम होम। मतलब एक घर से बाहर वाला काम करेगा, एक घर से अंदर वाला, या फिर दूसरे लैंग्वेज में ये डोमेस्टिक कोर्स करेंगे, घर का देखभाल करेंगे, एंड ये अर्निंग करके लाएगा। ये जो डिवीजन है, इसी डिवीजन को यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन या जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से जाना जाता है। बट ये जो चीजें है ना, अगर हम देखें ये चीज है, तो इसको जब हम और डीपली जाके देखते हैं तो देखते हैं कभी कभी फीमेल भी घर से बाहर निकल के काम करती है। इसको एक्सेप्शन मान के चलो, या
इसका अपोजिट वर्ड डेफिनेशन का अपोजिट डायरेक्शन में सोच के देखो, औरतें भी घर से बाहर निकलती हैं। जब हम ग्रामीण इलाका में जाते हैं, जब हम शहरी इलाका में जाते हैं, तो औरतें भी घर से बाहर निकल के काम करती हैं। ग्रामीण इलाका में लकड़ी लाना हो, खेत में काम करना हो, पानी लाना हो कलेक्ट करके, औरतें घर से बाहर निकल के कर रही है। शहरी इलाका में छोटे छोटे वर्कशॉप में, फैक्ट्रीज में औरतें काम कर रही है। इवन मेल भी क्या करता है, इस डोमेस्टिक, इसका घर के अंदर का काम है, डोमेस्टिक वर्क से। बट मेल क्या करता है, जब पैसे मिलते हैं ना, तो रेस्टोरेंट के अंदर कुक का काम कर ले, शेफ का काम कर लेता है, टेलर का काम कर लेता है। तो यहाँ पे दो अपोजिट चीजें आ रही है। तो आपको इस डेफिनेशन को याद रखना है कि मेल जो है ना, इसका काम होता है अर्निंग करना फॉर होल फैमिली, एंड फीमेल का काम है लुक आफ्टर होम। इसका काम है लुक आफ्टर होम, मतलब घर की देखभाल करना, ये औरत का काम है। और यही डिवीजन जो है ना, इसी को हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो एक अभी जो टॉपिक पहला हेडिंग है ना, उसका एक पॉइंट हुआ, व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में पुरुष क्या करता है एंड स्त्रियां क्या करती है, इस बात को क्लियर किया गया। अब जब ये जो प्रॉब्लम है कि औरतों को घर के अंदर रखा जाए, औरतों को बाहर का काम ना करने दिया जाए, इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू हुआ एंशियंट टाइम में, मतलब लगभग 200 से 300 साल पहले, जिसको नाम दिया गया यहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, उसमें क्या डिमांड किया गया और उसके इफेक्ट क्या हुए, ये हम अगला हेडिंग में देखेंगे। आपका इस जेंडर का जो पहला टॉपिक था वो यहाँ पे है। पहला टॉपिक आपका है फेमिनिस्ट मूवमेंट। जैसे अभी क्या बोल रहे थे, अभी हम बता रहे थे कि जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर में पुरुष अर्निंग का काम करता है, औरतें परिवार और घर की देखभाल करते हैं। इसी डिवीजन ऑफ वर्क को जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कह रहे हैं। उस डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर के वर्ल्ड वाइड डिमांड हुआ, अगेंस्ट उसके आवाज उठाई गई, और जो जाकर फेमस हुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट के रूप में। पानी इसलिए हल्का चल रहा है उसमें, फेमिनिस्ट मूवमेंट के रूप में। तो पहले तो यही सवाल उठता है कि ये हु आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। ये फेमिनिस्ट शब्द जो है यहाँ पे, एक वर्ड जो है फेमिनिस्ट, ये फेमिनिस्ट होता क्या है और किन्हें कहा जाता है फेमिनिस्ट, पहले इस पे पॉइंट पे हम बात कर लें। फेमिनिस्ट क्या होता है, फेमिनिस्ट किसों को भी कहा जा सकता है, हो सकता है एक मैन भी हो, फेमिनिस्ट का मतलब एक मैन भी हो सकता है या फिर एक वुमेन भी हो सकता है। दो who are believing in equal rights of men and women। मतलब ऐसे पुरुष या ऐसा स्त्री जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए इक्वल राइट्स में बिलीव करता हो, जिसको लगता हो कि पुरुष को जो अधिकार है वो औरतों को भी मिले। तो ऐसा सोचने वाले कैरेक्टर को फेमिनिस्ट कहा जाएगा। A person, a woman or a man who believes in equal rights and opportunities for women and men are called feminist। अब ऐसे सोचने की संख्या बढ़ने लगी लोगों की। अब ये जो डिमांड था धीरे धीरे फैलने लगा, इसी को नाम दे दिया गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट किसी पार्टिकुलर कंट्री या किसी पार्टिकुलर जगह या कैरेक्टर ने नहीं शुरू किया, ये सोच था, धीरे धीरे फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला एक। तो इस सोच को ही नाम दे दिया गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। जब ये मूवमेंट चल रहा था तो इस मूवमेंट में जो भी सपोर्टर थे, जो भी फेमिनिस्ट थे, उनका डिमांड क्या था। डिमांड बस एक शब्द में क्लियर हो जाएगा, सेम पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस एज मेन। मतलब जो अधिकार एक सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स में पुरुषों को मिला है, लीगली जो पुरुषों को मिला है, सेम पॉलिटिकल राइट्स औरतों को भी मिलना चाहिए। जैसे सपोज एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल देके इस पॉइंट को और डीपली लेके चलते हैं। जैसे सपोज दैट औरतों को क्या चाहिए भाई, उनका एजुकेशनल और कैरियर जो अपॉर्चुनिटीज है वो इम्प्रूव करने चाहिए। दूसरा, इनको इक्वलिटी मिलना चाहिए पुरुष के कंपैरिजन में। तीसरा, गवर्नमेंट में इसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब डिमांड के रूप में आएगा, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट अपना डिमांड पूरे वर्ल्ड के सरकार के सामने रख रही थी, और टारगेट किया जा रहा था सिर्फ कि औरत को ये चीज़ मिले पुरुषों के कंपैरिजन में, जो पुरुष को मिल रहा है सेम औरतों को भी मिले। तो ये हो गया आपका डिमांड। यहाँ तक ये भी
कि औरत का जो पर्सनल लाइफ है और औरत का जो पब्लिक लाइफ है, दोनों में उसको इंडिपेंडेंसी मिले। औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होती है। आप जरा ध्यान से सोचोगे तो आप अगर गर्ल्स हो तो अपने बारे में खुद ही इमेजिन करके देखो, आपको बॉयज के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंसी कम है। आपको जब तक आप का विवाह नहीं होता है, आप डिपेंडेंट होते हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, हर चीज के लिए डिपेंडेंट होता है। बॉयज भी होता है बट आप ज्यादा होते हो। फिर उसके बाद जब विवाह होता है फिर आपकी डिपेंडेंसी कन्वर्ट हो जाती है ससुराल में हस्बैंड के लिए और वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके प्रति। मतलब डिपेंडेंसी, ये जो पर्सनल लाइफ है ना, वहाँ बन जाता है परिवार में। तो इसमें भी आज़ादी चाहिए, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट का ये सब डिमांड था। अब ये मूवमेंट चलने लगा, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। तो जब फेमस हुआ तो इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो जैसे ये फेमस हुआ ना, तो इसके बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले, या इसके वजह से औरतों के लाइफ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सपोज इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फास्ट हो गया, यानी पॉलिटिक्स में भी ये अपना एक्सप्रेशन योगदान देना शुरू कर दिए। इनका जो पब्लिक जॉब था उनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। इनके लाइफ में चेंजेस होने लगे। हम पीछे आउटकम में भी पढ़ रहे थे कि औरतों को ध्यान दिया गया, औरतों से रिलेटेड लॉ बनाई गई और औरतें हर फील्ड में चली गई। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, टीचर्स हर जगह दिखना शुरू कर दी, लीडर्स। यहाँ तक कि वर्ल्ड का जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, वहाँ पे औरतों का पार्टिसिपेशन मेन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा वुमेन्स को राइट्स अगर किसी कंट्रीज में है तो वह है स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, जिसको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो ये जो दूसरा टॉपिक था सेक्सुअल डिवीजन, और ये दोनों रिलेटेड ही है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे डील किया। जेंडर का 2 पॉइंट हो गया है। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा हेडिंग आपका कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन विथ इंडियन वुमेन। इंडिया के अंदर जो औरतें हैं उनके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है और कैसे होता है, इस बात को हम लोग आज अभी डिस्कस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है लिटरेसी रेट में, यानी एजुकेशन गेन करने के मामले में। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है लो वेजेस के रूप में। एंड तीसरा होता है नो वैल्यू ऑफ देयर जॉब्स। चौथा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है सेक्स रेशियो के रूप में। पांचवा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में। ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में औरतों के साथ होती है। जैसे लिटरेसी रेट का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लिटरेसी रेट को कंपेयर करें, एजुकेशन को कंपेयर करें पुरुष का और स्त्री का, तो हम पाते हैं इंडिया में 54%। इंडिया में अगर देखा जाए तो औरतों का परसेंटेज रेट जो है वो 54 है, और पुरुषों का अगर देखते हैं तो इनका दिखाई दे रहा है 76%। और ये भी 2016 का रिकॉर्ड है, ग्रो किया होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा गैपिंग है, औरतें कम पढ़ रही है और पुरुष ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो औरतों को पढ़ने में कम क्यों, इनकी संख्या कम क्यों है पढ़ाई में, लिटरेसी में इनकी संख्या कम क्यों है? बिकॉज ऑफ पेरेंट्स ऑलवेज प्रीफर ओनली मेल। सिर्फ पुरुषों को ही प्रीफर करते हैं एजुकेशन देने के लिए। उनको बिलीव है कि वो हमारे सपोर्टिव बनेंगे। इवन अगर एक घर के अंदर एक बच्चा बच्ची सेम क्लास में है और बच्चे को यानी लड़के को ज्यादा प्रीफर किया जाएगा एजुकेशन के नाम पे, लड़कियों को इग्नोर किया जाएगा। उनको बिलीव होता है कि लड़कियां दूसरे घर चल जाएगी या बर्डन बनेगी या विवाह करना पड़ेगा, तो पढ़ाई में इसका कम खर्च करते हैं, घरेलू काम का ज्यादा सिखाते हैं। तो ये इसी वजह से इनकी संख्या, औरतों की संख्या पुरुषों के कंपैरिजन में पढ़ाई में कम है। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया, दोनों को बराबर बराबर पढ़ाई दो, लेकिन नहीं होता है। दूसरा लो वेजेस, दोनों लो वेजेस मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही ऑफिस है, एक ही इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे पुरुष स्त्री दोनों सेम वर्क कर रहा है। सेम वर्क करने के बाद भी पुरुष को ज्यादा पेमेंट होता है और औरतों को कम पेमेंट होता है। हालांकि इंडिया में एक लॉ भी है, लॉ का नाम है इक्वल वेजेस एक्ट या इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी होता है। अब इस एक्ट का कहना है कि अगर सेम वर्क तो सेम पेमेंट, बट औरतों को कम पेमेंट दिया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ मेन। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन दिखा। तीसरा, औरतें जो भी काम करती हैं और उसको उसके कंपैरिजन में पुरुषों के काम को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है हमारे कंट्रीज में। हमारे घर तक में
घर में जो औरतें कामकाज करती है उसके वैल्यू, उस काम को वैल्यू ही नहीं है, नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग उसका वैल्यू नहीं देते। क्या करते हैं, खाना बनाता है 2 वक्त का, बर्तन धो देता है, कपड़ा धो देता है, क्या काम है, तो कोई भी कर लेगा, इसलिए इसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। और अगर सेम काम पुरुष करता है तो वो वैल्यू आता है और उसका पेमेंट भी लेता है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। एंड सेक्स रेशियो, ये तो ईजी है। सेक्स रेशियो मतलब क्या, लड़कियों को आइडेंटिफाई करना और उनको मार देना कम एज में। तो इसका सेक्स रेशियो क्या कहता है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 पुरुषों के ऊपर अगर औरतों की संख्या देखें तो वो भी बराबर है ही नहीं पूरे राज्य में इंडिया में, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे बहुत ज्यादा। सपोज हम हरियाणा में जाते हैं तो 1000 पुरुष पे 800, लगभग 850 औरतें, और केरला में जाते हैं तो 1000 पुरुष पे लगभग 1026 औरतें। तो इंडिया में ये भी बहुत ज्यादा टिपिकल है। होता क्या है कि बच्चियों को गर्भ में या पैदा होने के बाद मारा जाता है इस बात को लेकर के कि बड़ा होकर इसके पीछे खर्च करना, ब्याह करना, इससे अच्छा है कि इसको बोझ बोझ मानते हैं और उसको साइड ही कर देते हैं। तो ये तो भयंकर है। और इसके बावजूद ये ज्यादा देखने को मिलता है अधिकांश घरों में। डोमेस्टिक वायलेंस कई तरह के होते हैं, मोरली हरास करना, अब्यूज करना, फिजिकली पीटना, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के लिस्ट में आता है। तो हमेशा उसको क्या करना, डिप्रेशन में रखने का प्रयास करना, किसी तरह का बात बोलना, ये सारा चीज घर में कॉमन हो जाता है। पेरेंट्स करके का पुरुष जो होते हैं घर से काम करके आते हैं घर में, और वो क्या करते हैं, बाहर की टेंशन को घर में आकर के हल्का करते हैं। कैसे, तो अपने घर की औरतों को हरास करके। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिस्ट में आएगा। और ये सब चीजें इंडिया में आज भी दिखता है प्रेजेंट में। फेमिनिस्ट मूवमेंट सक्सेस है पूरे वर्ल्ड में, फिर भी ये दिखता है बहुत सारे घरों में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है जो अपने इंडिया के हर एक घर के औरतों के साथ होता है, और ये बहुत डेंजर भी है। तो देखिए अगला 2 टॉपिक जो था ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ये भी हो गया। अब रह गया, इसको मैं ओरली समझा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर और। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडिया की औरतों को लगा कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो एक ही तरीका है, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन। जितना ज्यादा हमें पॉलिटिक्स में सपोर्ट मिलेगा, जितने ज्यादा पावर को हम गेन करेंगे, जितना ज्यादा हमारे नाम से लॉ बनेगा या रूल्स बनेगा, हमारी पावर उतना ही ग्रो करेगी और ये समस्या खत्म होगा। ऐसा वुमेन्स मूवमेंट का इंडिया में सोचना था। जब इस चीज को और देखते हैं तो क्या पाते हैं कि औरतों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत कम है, एक्सपेक्टेशन से कम है। जैसे अगर हम देखते हैं इनका पार्टिसिपेशन लोकसभा में, तो लोकसभा में औरतों का परसेंटेज मात्र 10% है। और यदि हम स्टेट असेंबलीज में, मतलब हर राज्य का जो विधानसभा होता है, वहां पे देखें तो वहां का औरतों का पार्टिसिपेशन पूरे मेंबर्स में 5% होता है। तो कंट्री वाइड इनकी संख्या 10% है, स्टेट वाइज इनकी संख्या 5%। तो वुमेन्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और इसको कंपेयर अगर हम अमेरिका से कर ले या दूसरे कंट्री से कर ले तो वहां पे औरतों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाता है। हाँ, इंडिया में बस एक जगह औरतें सिक्योर है, लोकल गवर्नमेंट में इनका पार्टिसिपेशन है 1/3%। मतलब जितना सीट होगा उसका 1/3 औरत ही रहेंगी वहां पे, तो वहां पे सिक्योर है। तो औरतों ने दिमाग लगाया कि जो सिक्योरिटी हमको लोकल गवर्नमेंट में मिला है, सेम सेंट्रल और स्टेट पे भी मिल जाए। इसलिए इन्होंने डिमांड रखा कि लोकसभा में और स्टेट गवर्नमेंट में भी औरतों के लिए सीट रिजर्व किया जाए। बट ये पेंडिंग में जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले इस पे बिल आया भी, सिर्फ बिल है, ये अभी पूरी तरीके से अप्रूव नहीं हुआ है कि औरतों को भी 1/3 रिजर्वेशन दिया जाए पार्लियामेंट में भी और स्टेट असेंबली में। तो यहाँ पे जब हम वुमेन का प्रॉब्लम्स को, आप वुमेन को छोड़ दो, यहाँ पे जब हम जेंडर के प्रॉब्लम्स को जब हम पॉलिटिक्स से रिलेट कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर उनको सपोर्ट दिया जाए तो ये पहला वाला जो पार्ट था, जेंडर वाला जो हिस्सा था, ये क्लियर हो गया। हाँ, क्या हम बता रहे थे, रिलीजन वाला जो दूसरा सेक्शन है इस चैप्टर का, उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल फील्ड में रिलीजन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है 2 तरीके से। या तो आप इसको पॉजिटिव वे में मान सकते हो, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉजिटिव वे में मान सकते हो, या फिर निगेटिव वे में। 2 तरीके से कैसे रिलीजन को रिलेट किया जाता है पॉलिटिक्स से, ये 2 पैराग्राफ में हम देखेंगे। एंड तीसरा हम देखेंगे कि जो निगेटिव होता है ना रिलेशनशिप, उसके कितने फॉर्म्स देखे जा सकते हैं पॉलिटिकल फील्ड में। पॉइंट तीसरा पैराग्राफ कह रहा है कि जो रिलीजन है उसका जब हम पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करते हैं और उसका जब निगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो उसके कितने तरह के रूप देखे जा सकते हैं, ये तीसरा हेडिंग एक्सप्लेन कर रहा है। और चौथा बोल रहा है कि इंडिया को सेकुलर स्टेट माना जाता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रूव करता है कि इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट।
ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे तो रिलीजन हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में स्कूल में चाहे कहीं और हम अगर पढ़े हैं, तो इस चीज में कम्युनलिज्म में हमने चीजों को लाइन बाय लाइन बताया था, पॉइंट वाइज पॉइंट बताया था। आज कम्युनलिज्म को एक हेडिंग मान करके उसके सारे पॉइंट्स को एक साथ देखेंगे, ताकि कम्युनलिज्म से रिलेटेड 8, 10, 6, 7 पॉइंट याद दिमाग में रहे। और अगर कुछ भी कम्युनलिज्म से रिलेटेड है वही पॉइंट लिख दोगे तो वो सही हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। पॉजिटिव वे में, मतलब कुछ की मान्यताएं हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन को कैसे रिलेट किया जाता है। यहाँ पे जो इस टॉपिक में हम बात किए कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो आपका इस रिलीजन वाले हेडिंग का पहला पैराग्राफ है या पहला हेडिंग मान लो। तो यहाँ पे पॉजिटिव वे में देखने वाले हैं, यानी रिलीजन एंड अगर हम पॉलिटिक्स का रिलेशन देखें किस वे में, तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है पॉजिटिव वे में, कि किस तरीके से रिलीजन को पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे होंगे। इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो बुक में कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको जस्टिफाई किया गया है। आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए। टॉपिक कह रहा है कि यदि हम रिलीजन को और पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं तो उसका किस तरह से पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, उसे कुछ एग्जाम्पल से बुक में वेरीफाई किया गया है। और ये रहा बुक का वो पेज जहां से हम इस चीज को अभी पॉइंट वाइज पॉइंट रीड करने वाले हैं। ये और ये 3 पॉइंट है जहां पे भी एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। तो आपके पास बुक है तो ये भी देख सकते हो, नोट्स है तो ये भी देख सकते हो। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। पहला कोटेशन है पॉलिटिक्स और रिलेशन में के ऊपर गांधी जी का। आपको हमेशा याद रखना है पॉजिटिव वे में पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ा है। गांधी जी कहते हैं रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब धर्म को राजनीति से कभी अलग किया ही नहीं जा सकता, ये गांधी जी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि धर्म जो है वो रिलीजन के साथ कैसे जुड़े, तो जो भी धार्मिक आइडियाज हैं, जो भी रिलीजियस आइडियाज हैं, जो रिलीजियस मोरलिटी है, जो रिलीजियस इथिक्स है, उन इथिक्स को रिलीजियस लीडर्स लोग यूज करें ताकि लोगों पे सही तरीके से शासन हो सके। तो यहाँ पे गांधी जी कैसे जोड़ रहे रिलीजन पॉलिटिक्स को, ये बात कर रहे हैं मोरालिटी का, कि रिलीजन में जो भी मोरालिटीज है, जो भी आइडियाज है, पॉलिटिकल लीडर उसे यूज करे तो ऑटोमेटिक जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है, दूसरा वाला पॉइंट आता है ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स एक तरह का संस्था होता है जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने का प्रयास करता है। तो ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि अगर किसी कंट्री में कम्युनल राइट्स होता है, मतलब धर्म को लेकर के अगर दंगा होता है, तो उस दंगे में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाले जो कम्युनिटीज होते हैं वो माइनॉरिटीज होता है। तो इसका ह्यूमन राइट्स का क्लेम है कि अगर कम्युनल वायलेंस होता है तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो होते हैं वो होते हैं माइनॉरिटीज। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि इस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे लॉ बनाना चाहिए जिससे माइनॉरिटीज प्रोटेक्ट हो कम्युनल वायलेंस में। जब दूसरे कम्युनिटीज वाले और के बीच में दंगे हो, मतलब 2 धार्मिक ग्रुप के बीच में दंगा हो, तो कम संख्या वाला इफेक्ट ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान पॉलिटिक्स को या सरकार को रखनी चाहिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स को और रिलीजन को पॉजिटिवली कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरे में डिमांड है वुमेन्स का। ये जो वुमेन्स मूवमेंट हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि औरतों का जो मूवमेंट है, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि औरतों के साथ जो भी प्रॉब्लम होता है या औरतों के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका सबसे बड़ा कारण है फैमिली लॉ। औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा कारण है फैमिली लॉज। अब ये फैमिली लॉज क्या होता है? फैमिली लॉज का दिया हुआ है अगले पेज में ग्लॉसरी में, ऐसे लॉज, दोज लॉज that deal with family related matters such as marriage, adoption, divorce, etc. मतलब ऐसा लॉ जो पारिवारिक से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड नियम, जैसे विवाह का नियम, डाइवोर्स का नियम या कि गोद लेने की प्रथा, पारिवारिक नियम जो धर्म से निकला हो, तो ये फैमिली लॉज है। और इस फैमिली लॉज के वजह से ही हिंदू घरानों में या दूसरे घरानों में क्या होता है? औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो औरतें कहते क्या है कि संविधान में या सरकार को इस फैमिली लॉ में चेंज लाना चाहिए जिससे औरतों के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है
गांधी जी का या ह्यूमन राइट्स का या वुमेन मूवमेंट का, ये तीनों इस बात को प्रूव करता है कि अगर रिलीजन को पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने के बाद उसके पॉजिटिव आउटकम आ सकते हैं, अगर इस एग्जाम्पल में कही गई बातों को पॉलिटिक्स में फॉलो किया जाता है तो। और अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स भी रन करेगा और रिलीजन भी रन करेगा। बट ऐसा होता नहीं है। हमेशा जब भी ये दोनों जुड़ते हैं, मतलब पॉलिटिक्स और रिलीजन जब भी जुड़ता है तो आपस में प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को हम छोटा सा भाषा में बोल सकते हैं निगेटिव रिलेशनशिप, निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स और रिलीजन आपस में कनेक्ट हो और वो भी उसका असर निगेटिव हो, लोगों पे, सोसाइटी पे, कंट्री पे उसका असर उल्टा दिखे, तो वैसे बिलीफ को यहाँ पे कम्युनलिज्म कहा जा रहा है। मतलब धर्म को राजनीति में जोड़ो और फिर उस धार्मिक वैल्यू का फायदा उठा के लोगों पे रूल करो, लोगों को मैनिपुलेट करो। तो ऐसे फीलिंग्स को, ऐसे बिलीफ को यहाँ पे नाम दिया गया है कम्युनलिज्म। अब चूंकि ये पॉजिटिव वाला तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अब जब निगेटिव होता है तो क्या क्या हो सकता है, उसके कुछ पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। बाकी पॉइंट्स हर एक स्टूडेंट का नोट्स में होगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या होता है इसमें। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हम ओरली बोल रहे हैं और आप लोग उस चीज पे फोकस करोगे। सबसे पहला, इस बिलीफ में ये माना जाता है कि रिलीजन इज द बेसिस ऑफ नेशन। पहला बिलीफ कहता है इट इज द बेसिस ऑफ नेशन, मतलब धर्म को ही पूरे कंट्री का आधार माना जाता है और उसी रिलीजियस आइडियाज के माध्यम से पूरे कंट्री पे शासन किया जाता है। अगर ऐसा हो रहा है उसी को कम्युनलिज्म कहते हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पॉइंट। इस बिलीफ के अकॉर्डिंग जो इसको फॉलो करते हैं या इस बिलीफ में पूरे कंट्री का बेसिस माना जाता है रिलीजन को, और रिलीजन के माध्यम से ही पूरे कंट्री पे शासन की जाती है। तो ऐसे केस को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। सपोज करो आप श्रीलंका का, तो वहां पे क्या हो रहा था कि सिंहालीज लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे और बुद्धिज्म के आइडियाज के अकॉर्डिंग शासन करने लगे, तो उस शासन को कम्युनलिज्म कहा जाएगा। मतलब धार्मिक आइडियाज से कंट्री पे शासन किया जाए तो वो कम्युनलिज्म है। ये पहला इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिला कम्युनलिज्म का। दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, एक रिलीजन जो होता है, एक पहला जो रिलीजन होता है ये एक्सप्रेस होता है। ये टफ टॉपिक से आप लोग गुजर रहे हो तो ठीक कृपया इस पे ध्यान दें। एक्सप्रेस्ड देमसेल्फ सुपीरियर। दूसरा लॉ, दूसरा इसका पॉइंट कहता है कम्युनलिज्म का कि एक रिलीजन अपने आप को दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में सुपीरियर मान लेता है कि हम अच्छे हैं और हमारे कंपैरिजन में जो दूसरे रिलीजन है वो अच्छे नहीं है। ये दूसरा बिलीफ हो गया कम्युनलिज्म को, और दूसरे रिलीजन्स और उसके फॉलोअर्स पे ये हावी हो जाएंगे जो अपने आप को सुपीरियर मानेंगे। सपोज करो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में प्रॉब्लम्स हो तो हिंदू अपने आप को सुपीरियर मान ले तो ऑटोमेटिक मुस्लिम को वो दबाएगा, या मुस्लिम सुपीरियर मान ले तो वो हिंदू को दबाने का प्रयास करेगा। अगर ये बिलीफ जनरेट हो रहा है उसको हम कम्युनलिज्म कहेंगे। कम्युनलिज्म में और क्या होता है, कम्युनलिज्म में डिमांड का भी खेल होता है। डिमांड में क्या होता है कि एक रिलीजियस ग्रुप जो डिमांड करेगा वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट ऑफ अदर रिलीजन। एक धर्म वाला जो भी मांग रखेगा उसका मांग दूसरे धर्म वाले के अपोजिट में होगा ताकि दूसरे धर्म वाले को फायदा ना हो। ऐसा बिलीफ अगर है तो उसको हम कम्युनलिज्म कहेंगे। और क्या चाहेगा ये चाहेगा डोमिनेशन। डोमिनेशन कहने का मतलब है कि पूरे कंट्री पे एक ही रिलीजन का प्रभाव बना रहे, एक ही रिलीजन हावी रहे, एक ही रिलीजन को पूरे कंट्री में वैल्यू मिले, मान्यता मिले, और दूसरे रिलीजन को नजरअंदाज किया जाए। अगर ये सारे पॉइंट्स कहीं भी दिख रहा है प्रैक्टिस होते हुए किसी सोसाइटी में, किसी स्टेट में या किसी कंट्री में, तो हम कह सकते हैं वो कंट्री या वो सोसाइटी कम्युनलिज्म से प्रभावित है। तो ये कम्युनलिज्म के पॉइंट्स है जहाँ पे कंट्री का बेसिस रिलीजन को माना जा रहा है, जहाँ पे कंट्री एक रिलीजन अपने आप को दूसरे से सुपीरियर मान ले रहा है, जहाँ पे एक रिलीजन का डिमांड दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हो जाएगा, जहाँ पे एक चाहेगा कि एक उसी का रिलीजन पूरे कंट्री का रिलीजन बन जाए। और क्या हो सकता है इसमें, रिलीजियस जो ये कम्युनलिज्म है इसमें जो फॉलोअर्स होते हैं, इसके बिलीफ जो मानने वाले लोग होते हैं,
अब देखो ये सब पॉइंट में आएगा, जो भी यहाँ पे देख रहे हो सुन रहे हो, ये सारी चीजें पॉइंट्स में इसी कम्युनलिज्म का पॉइंट बन जाएगा। ऐसे नोट्स में हम सेपरेट कर रखे हैं, बट यहाँ पे उसको पॉइंट मान के ही समझने का प्रयास करना है। अब जो इस कम्युनलिज्म को मानेगा वो कैसे सोचेगा, वो देखो। वो सोचेगा क्या कि जित उसके कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला, मतलब एक ही रिलीजन को मानने वाले सभी को मिला के एक कम्युनिटीज होगा। उनका डिमांड, सारा कम्युनिटीज के मेंबर का डिमांड भी एक होगा। वो दूसरे कम्युनिटीज वाले को नजरअंदाज करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि दूसरा कम्युनिटी वाला या तो हमारे अंदर में रहे या फिर हम हमारे कंट्री को छोड़ के चले जाए, ऐसे भी सोचेंगे। तो ऐसा कोई सोच रहा है तो वो भी कम्युनलिज्म माना जाएगा। हम रिपीट कर रहे हैं, थिंकिंग को रिपीट कर रहे हैं। वो कम्युनलिज्म मानने वाले लोगों का दिमाग ये कहेगा कि एक धर्म को मानने वाले सब एक सेक्ट के हैं, एक ही समुदाय के हैं। उनका दिमाग ये भी कहेगा, जो कम्युनलिज्म को मानेंगे, कि उनका जो डिमांड हो ना वो दूसरे के अगेंस्ट हो। उनका ये भी दिमाग कहेगा कि हमारा जो इंटरेस्ट होना चाहिए सारे कम्युनिटीज का वो सेम होना चाहिए। हमारा ही धर्म पूरे कंट्री का धर्म माना जाए या दूसरे धर्म वाले को कंट्री से बाहर निकाला दिया। ये सब कम्युनलिज्म के पॉइंट्स है। तो अगर पूछा जाए, अब देखो इस टॉपिक में ज्यादा इन में नहीं जाना है, इस टॉपिक को ओवरऑल दिमाग में रखना है, क्योंकि ये ज्यादा घुसोगे इसमें तो दिमाग खराब करेगा और हैंग होगा। इसलिए जो ज्यादा नहीं जाना है, इसको दिमाग में रखना है क्या, एग्जाम में आएगा तो बस उस पॉइंट को रिलेट करना है। जैसे अभी हम क्या बताया कि अगर सपोज करो एक क्वेश्चन बना दे, एक्सप्लेन कम्युनलिज्म इन योर ऑन वर्ड्स, अपने भाषा में इस कम्युनलिज्म को एक्सप्लेन करो। तो आप क्या करोगे, पहले कम्युनलिज्म को ये पॉइंट बता दो कि कम्युनलिज्म होता क्या है। पॉलिटिक्स और रिलीजन को जब रिलेट किया जाता है निगेटिवली तो उसको कम्युनलिज्म कहते हैं। और फिर इससे रिलेटेड जो भी दिमाग में पॉइंट्स आ रहा है, अभी जितने भी 8-9 पॉइंट बताए, उसमें सारे पॉइंट को किसी को भी लिख दो, सब इसी का पॉइंट बन जाएगा। और नोट्स में हमने उसको सेपरेट किया, उसको इग्नोर करना, सबको एक कॉमन पॉइंट मान के चलना है। तो ये देखो दो चीज हो गया। रिलीजन और पॉलिटिक्स को हमने पॉजिटिवली रिलेट करके देखा, रिलीजन और पॉलिटिक्स को हमने निगेटिवली रिलेट करके देखा। तो दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि इसमें तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, बट इसमें यहाँ पे डेंजर दिख रहा है कि अगर ये हुआ ना तो कंट्री के दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। तो ये आपका यहाँ पे जो अभी रिलीजन का 2 पॉइंट दिख रहा था, ये और ये 2 कवर हुआ। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म के कितने फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे देखिए इस पेज में आप लोगों का ये रहा, पेज नंबर कितना है पता नहीं कितना है, यहाँ पे तो कटा हुआ है। पेज नंबर 47 है, ये हमारे बुक में 47 है। और ऐसे ये पेज आप देख लो, ये वाला फिगर के बाद वाला पेज। तो यहाँ पे इस पेज में यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनलिज्म के फॉर्म। इसी फॉर्म्स को हम यहाँ पे अभी रिपीट करने जा रहे हैं। देखते हैं कम्युनलिज्म के कितने फॉर्म्स होते हैं। बुक में 4 तरह के फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। फॉर्म्स कहने का मतलब है कि कम्युनलिज्म कितने तरह के, कितने रूप ले सकते हैं सोसाइटी में अगर कम्युनलिज्म कनेक्ट होता है पॉलिटिक्स से। तो सबसे पहला जो इसका फॉर्म होगा, अगर हम फॉर्म्स देखें कम्युनलिज्म का, तो सबसे पहला इसका फॉर्म्स होगा डेली बेसिस का स्टीरियोटाइप्स। देखो क्या क्या पहला क्या हो सकता है, पहला हो सकता है रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स हो सकता है या प्रिजुडाइस हो सकता है डेली बेसिस पे। और क्या हो सकता है, हाँ ये दो मेन हो सकता है। अब ये दोनों है क्या, ये रिलीजियस प्रिजुडाइस का मतलब क्या हुआ, अपने धर्म का पक्ष लेना, दूसरे को नजरअंदाज करना। स्टीरियोटाइप्स का हमारा धर्म जो बोल रहा है वो सच है, बिना जजमेंट के उस चीज को सही मान लेना। तो ये डेली लाइफ में देखने को मिलता है। हर व्यक्ति जब क्या करता है, जब रिलीजन को फॉलो करता है ना, तो वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो दूसरे धर्म को इग्नोर करता है, मतलब पक्ष लेता है हमेशा अपने धर्म का। दूसरा, वो स्टेरियोटाइप्स भी करता है, जैसे उसके सामने दूसरे धर्म वाले, दूसरे कम्युनिटीज वाले लोग दिखेंगे तो उसको वो निगेटिवली जज कर लेगा। तो ये पहला तरीका हो सकता है जो हर व्यक्ति में देखने को मिल सकता है डेली बेसिस पे। वो बाहर निकलेंगे घर से पूजा पाठ भी करने, सामने अगर कोई दिख गया ना वैसा जो दूसरे धर्म का है, तो उसके बारे में वो निगेटिवली जज कर लेंगे। तो ये पहला तरीका है जो व्यक्ति के स्तर से, इंडिविजुअल तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। ये पहला फॉर्म्स है, पहला फॉर्म्स है। और हमको ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चों का दिमाग बहुत तेजी से खराब हो रहा होगा इस टॉपिक में। कोई बात नहीं, अगला टॉपिक कुछ नहीं, अगला टॉपिक दो ऐसे ही है। इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको इंटरटेन करे या आपको
समझना आसान हो। तो हम वार्न कर दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा सतर्क रहिए। चलिए फॉर्म्स में हम वापस से रिपीट करते हैं। पहला फॉर्म कम्युनलिज्म का क्या होगा कि ये रिलीजियस स्टेरियोटाइप्स के रूप में या प्रेजुडाइसेस के रूप में डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा। दूसरा इसका फॉर्म क्या है? दूसरा इसका फॉर्म देखने को मिलेगा पॉलिटिकल डोमिनेंस के रूप में। पॉलिटिकल डोमिनेंस कहने का मतलब है कि एक रिलीजन जो होगा वो चाहेगा कि उसी रिलीजन का कंट्रोल पूरे कंट्री पे हो जाए या उसके रिलीजियस कम्युनिटी का शासन पूरे कंट्री पे हो जाए, और जो दूसरे धर्म को मानने वाले कम्युनिटीज हैं वो उस देश को छोड़ दे या फिर उसके अंदर में रहे। ये दूसरा फॉर्म हो सकता है पॉलिटिक्स का। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा फॉर्म हो सकता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। सारा टॉपिक को हम वापस से रिपीट कर देंगे। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या होता है? धर्म के नाम पे लोगों को आकर्षित करना, धार्मिक सिंबल का, धार्मिक लीडर का या सेक्रेट टेक्स्ट का, जैसे हिटलर स्वास्तिक साइन का यूज करता था, इन सब का यूज करके उस पार्टिकुलर धर्म के लोगों को आकर्षित करके वोट लेने का प्रयास करना, इसको यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बोल रहा है। ये भी कम्युनलिज्म का फॉर्म हो सकता है। एंड सबसे डेंजरस फॉर्म जो है वो है कम्युनल वायलेंस। कम्युनल वायलेंस क्या होता है? दो धार्मिक ग्रुप का कॉन्फ्लिक्ट, दो धार्मिक ग्रुप जब आपस में लड़ते हैं तो उसको कम्युनल वायलेंस कहते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाई के वक्त। तो अब इसको वापस से रिपीट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम कहीं पे देख रहे थे कोटेशन, मतलब कोई रिमार्क देख रहे थे आप क्लास के ज्वाइन करने से पहले कि एक अच्छा टीचर कौन होता है? जो स्टैंडिंग कॉमेडी भी करता है, मतलब उसके क्लास में बच्चे बोर नहीं होते, वो टाइम पास अच्छे से हो जाता हो और बच्चों को हंसी भी आता हो। तो ये चीजें हम ऑफलाइन क्लास में करने का प्रयास करते हैं, आपको बांध के रखते हैं, टाइम भी पता नहीं चलता, बेल भी लग जाता है, ये होता है। अब यहाँ भी हो सकता है वो चीजें ऑनलाइन क्लासेस में भी, आप मेरी बातों को सुन के आप इंगेज रहोगे, हंसोगे भी, बट यहाँ पे समस्या ये कि अगर वो हम करने लगे ना तो जो एक क्लास में चैप्टर खत्म करने वाली बात है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको भी देखना है और आपका जो लास्ट सेशन चल रहा है, एग्जाम आने वाला, उसको ध्यान में रखते हुए हम बस चैप्टर से रिलेटेड बात करते हैं। तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? आपका जो परेशानी बढ़ रहा है ना, किसी टॉपिक में हार्ड टॉपिक आता है ना तो वन बाय वन इतना हार्ड होता जाता है कि आप उसको लगता है उसके स्किप करें, ऑटोमेटिक माइंड स्किप भी करता है। तो वैसे केस में आप उसको डील करो, आपको लगने लगे कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हार्ड फोकस करो, नोट्स पे ध्यान लगाओ, हमारी बातों पे या स्क्रीन पे ध्यान लगाओ, ताकि वो पकड़ उस पर बने हुए रहो। 1 घंटा तक एकदम कॉन्सेंट्रेशन हाई रखो यहाँ पे, और तभी तुम्हारा ये टॉपिक और ये सब क्लास जो ये सक्सेस होगा, नहीं तो आपका पैसा लेना और मेरा इतना मेहनत दोनों व्यर्थ जाएगा। तो इस चीज को आपको करना है। ये चैप्टर टफ है, हम ऑफलाइन में भी बोला करते थे और यहाँ भी हम रिपीट कर रहे हैं कि ये चैप्टर थोड़ा उलझा हुआ है, और इसको आप जब तक समझने का प्रयास नहीं करोगे हम समझा नहीं पाएंगे और टाइम भी ज्यादा पास नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी हमने कहा। तो अभी जो टॉपिक हम पढ़े उसको वापस से फिर से हम रिपीट करते हैं, यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक वापस आ रहे हैं। पहला वाला टॉपिक में हम एक्सप्लेन किए थे कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को आपस में कैसे जोड़ा जाए कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, जिसमें गांधी जी का आइडिया, ह्यूमन राइट्स का क्लेम और वुमेन्स मूवमेंट का जो डिमांड था उसकी बात की गई। फिर दूसरा में हमने देखा कि कम्युनलिज्म का मतलब रिलीजन और पॉलिटिक्स को जब जोड़ा जाता है और उसका असर जब निगेटिव दिखता है तो उसको कम्युनलिज्म बोलते हैं। जिसमें हमने देखा ये सब चीजें, कंट्री का बेसिस मान लेना, कंट्री का धर्म मान लेना, दूसरे कम्युनिटीज को नजरअंदाज करना, दूसरे कम्युनिटीज पे हावी हो जाना, ये निगेटिव रिलेशनशिप है। और तीसरा जो अभी हम देख रहे हैं ना वो पॉलिटिक्स में फॉर्म है कि हमारे सोसाइटी में जब लीडर शासन कर रहे हैं या हम लोग जब अपने जीवन में जी रहे हैं तो कहाँ कहाँ किस किस रूप में ये कम्युनलिज्म देखने को मिल सकता है। तो पहला एग्जाम्पल मिला कि हम जो डेली लाइफ में बिलीफ फॉलो करते हैं, धार्मिक बिलीफ, वहां पे देखने को मिल रहा है स्टेरियोटाइप्स के रूप में, प्रेजुडाइसेस के रूप में। दूसरा मिल रहा है कि डोमिनेशन के रूप में, कि एक धार्मिक ग्रुप चाहता है उसी के धर्म का शासन पूरे कंट्री पे हो जाए। तीसरा, पॉलिटिकल लीडर लोग वोट लेने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं धर्म के नाम पे। चौथा, कम्युनल वायलेंस के रूप में दो धार्मिक ग्रुप आपस में लड़ते हैं। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने कंट्री ने क्या किया, अपने आप को घोषित कर दिया सेकुलर स्टेट। मतलब इंडिया एक सेकुलर स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड सेकुलर है ना, पहले उसका मतलब समझते हैं, तो सेकुलर स्टेट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वर्ड आ रहा है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, इसको हम कहेंगे
टॉलरेशन या टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजन इक्वली, मतलब सारे धर्म को इक्वली ट्रीट अगर कोई राज्य करता है, कोई सरकार करती है, तो उस बिलीफ को सेकुलरिज्म कहेंगे। या किसी पार्टिकुलर धर्म के सपोर्ट में ना बोले राज्य या सरकार, तो उसको भी सेकुलरिज्म बोलेंगे। तो इंडिया इसी बिलीफ को फॉलो करता है, न वो किसी धर्म के पक्ष में बोलता है, और बोलता भी तो सब धर्म के साथ मिल के चलता है, सबको एक समान ट्रीट करता है, इसीलिए इंडिया को सेकुलर स्टेट कहते हैं। बट इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रूव करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। तो कौन कौन से प्रोविजन है आप बुक से देख सकते हो, बहुत इजी ये टॉपिक है। ये वाला फिगर है यहाँ पे जो दिख रहा है, और यहाँ पे रहा सेकुलर स्टेट का पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, और इधर आपका इधर 2-3 पॉइंट्स है। तो ये क्या प्रूव कर रहा है? सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। हमारे देश का कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जैसे श्रीलंका में क्रिश्चियनिटी बुद्धिज्म था, पाकिस्तान में इस्लाम है, और इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है, वैसे इंडिया का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ये संविधान का पहला रूल है। दूसरा क्या है सेकुलरिज्म का? दूसरा कहता है हर एक व्यक्ति, ऑल आर फ्री, सब लोग स्वतंत्र हैं अपने धर्म को अपने तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए, किसी पे किसी का प्रेशर नहीं है, अपने तरीके से पूजा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, सब कुछ अपने तरीके से। अच्छा, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति के साथ कोई धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ये भी हो सकता है धर्म के नाम पे किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, या फिर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति प्रोहिबिट नहीं कर सकता उसके धर्म को सेलिब्रेट करने में। जैसे एग्जाम्पल फॉर, अभी हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया, अभी हम कुछ दिन पहले बाइक लिए दिवाली में, तो जेन्युइन बात है कि हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई ऐसा गाड़ी कोई खरीदता ना, तो वो पूजा करवाने जाता। तो हम गए पंडित जी के पास गया, पूजा भी करवा, वो पट्टा भी बांध दी जो आगे हेडलाइट में होता है वो बांध दिया, कपड़ा लाल रंग का, पूजा पाठ कर दिया। ये सब चीजें हम वैसे गाड़ी चला रहे थे। मेरा भाई महाराष्ट्र में गाड़ी खरीदा था, अब वो महाराष्ट्र में खरीदा था तो वो भी पूजा करवाया था, लेकिन जब मेरी गाड़ी में वो चीज देखा तो उसने कहा कि महाराष्ट्र में अगर ये कोई बांध के रखता है वो लाइट, या आगे जय माता दी लिख देता है, या आगे भोला बाबा का फोटो लगा देता है, तो वहाँ की पुलिस उसको मारती है और उसको क्या करती है, उस चीज को हटाने के लिए बोलते हैं बाइक पर से। तो भाई मेरा अनएजुकेटेड है, तो उसको ये बात पता नहीं था, हमको ये बात बोला, हम झट से बोले काहे बोलेगा, हम तो रखेंगे, हमको मर्जी होगा तो हम बाइक पे देवी माता का या कोई मूर्ति लेके घूमेंगे, काहे बोलेगा कोई? तो बोला काहे नहीं बोलेगा, पुलिस बोलेगा। हम बोलते उसको तो समझा नहीं सकते थे कि क्यों बोलेगा, लेकिन यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है कि मेरा रिलीजन हम अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, हमको हमारा मर्जी है तो हम गाड़ी के आगे माता रानी का पोस्टर चिपका दें, या जय माता दी लिख दें, या चुनरी बांध दे, कोई बोलने वाला नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज फ्री। किसी को कोई प्रोहिबिट नहीं कर सकता, ना भेदभाव कर सकता है धर्म के नाम पे, और नहीं भेदभाव करेगा तो सेलिब्रेट करो अपने तरीके से, और राज्य उसको सपोर्ट भी करेगा उस चीज में। तो अगर किसी दूसरे जगह पे ऐसा होता है तो वो गलत है। इंडिया में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। एंड लास्ट, अगर आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के वजह से इक्वालिटी टूटता है या फिर नॉइसेंस क्रिएट होता है, अब यहाँ पे ये कॉमन चीज है, अगर मान लो कि आपके रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से हिंसा क्रिएट हो जाए, शांति क्रिएट हो जाए, इक्वलिटी टूटे, तो वैसी स्थिति में सरकार आपको रोकेगा, सरकार आप पे कंट्रोल करेगा और आपके धर्म के मामलों में भी इंटरफेयर करेगा। तो ये सब पॉइंट्स है जो प्रूव करता है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। तो देखो ये जो रिलीजन वाला पार्ट था, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, कम्युनलिज्म का फॉर्म और इंडिया एक सेकुलर स्टेट कैसे है, इस बात को हमने अभी कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। इस हेडिंग से तो ये इजी ही होगा, जिसका नाम है कास्ट, सिर्फ कास्ट बस याद रखना, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो पहला इसमें पार्ट आता है कास्ट इनइक्वालिटीज का मतलब ये कास्ट होते क्या हैं, कास्टिज्म क्या होता है या कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होता है, एक ही बात है, मतलब जाति का असमानता, जाति के बीच का भेदभाव क्या होता है, वो आपको पहला हेडिंग में समझ में आएगा। दूसरा हेडिंग में समझ में आएगा कि जो पॉलिटिकल फील्ड होता है, पॉलिटिक्स जो होता है, उसमें कास्टिज्म को या कास्ट इनइक्वालिटीज को कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव वे में यूज होता है। और तीसरा पार्ट में हम समझेंगे कि एक कास्ट जो है, पूरा का पूरा जाति जो है, वो अपने कास्ट ग्रुप के अंदर
किस तरह से पॉलिटिकल टर्म का इस्तेमाल करता है। 3 अलग अलग चीजें हैं। पहला में हम देखने वाले हैं कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होता है, दूसरे वाले में हम देखने वाले हैं कि जो पॉलिटिक्स होता है वो कास्ट को कैसे यूज करता है, और तीसरा देखने वाला है कि एक कास्ट जो है वो कैसे अपने इंटरनल फील्ड में पॉलिटिकल टर्म को यूज करता है। तो पहले टर्म पे आते हैं। पहला टर्म का नाम है यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज। कास्ट इनइक्वालिटीज ऐसे तो कास्ट का मतलब हम ऑलरेडी बता दिए कि एक सेक्शन है, सोशल डिवीजन है बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के आधार पे अगर सोसाइटी डिवाइडेड है तो उस डिवाइडेड सेक्शन को या सोसाइटी को कास्ट कहा जाता है। तो ये कास्ट इनइक्वालिटी या कास्टिज्म का बिलीफ क्या है, अगर कोई कास्टिज्म को मानता है या कास्ट सिस्टम को फॉलो करता है तो वो कैसे सोचता है, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स यहाँ पे होगा ये कि वो क्या करेंगे। सबसे पहला फीचर फॉलो होगा कि वो सेम ऑक्यूपेशन को फॉलो करेंगे। मतलब एक पूरा का पूरा कास्ट